उधर रूसी सेना को बेदम करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने अमेरिका से मिली घातक एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन के साथ अभ्यास किया और अमेरिका इस जंग में रूसी सेना से निपटने के लिए पहले ही यूक्रेन को हजारों जेवलिन मिसाइल भेज चुका है और अब उसे ऐसी 500 और मिसाइल मिलने वाली है, जिसके जरिए रूसी सेना के टैंकों पर और सटीक निशाने साधने के लिए सैनिक अभ्यास करते दिखाई दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक सैनिक अपने कंधों पर लॉन्चर रखकर टारगेट की ओर जेवलिन मिसाइल दागता दिखाई दिया और मिसाइल के गिरते ही एक जोरदार धमाके के साथ टारगेट के परखचे उड़ गए। इस अभ्यास में जेवलिन मिसाइल ने फिर साबित कर दिया कि उसे ऐसे ही दुश्मन के टैंकों का काल नहीं माना जाता है, क्योंकि ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। और अमेरिका 90 के दशक से इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जो करीब 4 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर भी सटीक निशाना साध सकती है और इसका स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा है, यानी ये 10 में 9 बार अपने टारगेट को ध्वस्त कर देती है, जबकि इसका वजन महज 6 किलो है, जिसे कंधे पर रखकर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यही नहीं, लॉन्च होने के बाद ये खुद अपने टारगेट को ढूंढ लेती है, जिसके वजह से इसे लॉन्च करने वाले को दुश्मन की ओर से होने वाले पलटवार से संभलने का समय मिल जाता है। और यूक्रेन का दावा है कि जंग के शुरुआती दिनों में उसकी ओर से दागी गई 300 जेवलिन मिसाइलों ने 280 रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया था। पुतिन की सेना पर यूक्रेन की फौज ने टैंक से भारी गोलाबारी कर काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक टैंक पर यूक्रेन का झंडा दिखाई दिया और उससे ताबड़तोड़ गोलीबारी की जा रही थी। वहीं उसी टैंक के ठीक पीछे एक और टैंक नजर आया जो रूस की सेना पर टारगेट कर गोले बरसा रहा था। टैंक ने एक साथ कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बताया गया कि यूक्रेन ने अपने BMP-3 टैंक इस्तेमाल कर रूसी फौज को काफी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि उसने न सिर्फ पुतिन की सेना को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनके कई हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए। यूक्रेन ने किस इलाके में रूस पर ये गोलीबारी की, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। उधर यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकाने पर जासूसी ड्रोन से हमले का एक वीडियो जारी किया और बायरख्ताश TB2 नाम का ये वो ड्रोन है जो उसे तुर्की से मिला है। हालांकि ये हमला किस इलाके में हुआ, इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें दिखा कि एक इलाके में खड़े कुछ रूसी टैंक हमले में तबाह हो गए। इससे पहले उन टैंकों पर ड्रोन की मदद से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद वहां से धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, दावा किया कि इस हमले में रूसी टैंकों के अलावा कई ट्रकों को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया और रूस का सैन्य ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। वहीं यूक्रेन की फौज ने रूस के सैनिकों की जासूसी के बाद उन पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि रूस के कुछ फौजी अपने ठिकाने पर लौट रहे थे, तभी यूक्रेन की सेना ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूस के कुछ सैनिक अपने ठिकाने की तरफ बढ़ते दिखे। ये निगरानी छोटी मोटी दूरी तक नहीं की गई, काफी दूर तक यूक्रेन की सेना ने रूस के इन फौजियों की जासूसी की और जैसे ही वो लोग अपने ठिकाने के करीब पहुंचे, उन पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद घनी झाड़ियों के बीच जगह जगह आग लग गई और वहां से भारी मात्रा में धुआं उठता नजर आया। और यूक्रेन में चल रही 50 दिनों की जंग के दौरान काला सागर में रूस की दीवार बना हुआ जंगी जहाज मोस्कवा ढेर हो गया। यूक्रेन का कहना है कि उसकी मिसाइलें मोस्कवा को ढेर कर दिया और रूस का दावा है कि मोस्कवा में एक हादसे में के कारण ही आग लगी थी और रूस का एक ऐसा जंगी जहाज था वो जो पूरे काला सागर में रूस की फौज की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ था। लेकिन अचानक खबर आई कि मोस्कवा ढेर हो गया। मोस्कवा एक ऐसा जंगी जहाज था जो दुनिया का सबसे घातक जंगी जहाज माना जाता था। ऐसा जहाज जो किसी भी नौसेना के लिए ब्रह्मास्त्र बन जाए, ऐसा जहाज जो पल भर में समुद्र में दुश्मन की बड़ी से बड़ी सेना को चित कर दे, ऐसा जहाज जिसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया कि उसमें बेशुमार मिसाइलें तैनात की जा सके। जहाज की कमांडर का बटन दबा तो दुश्मन का अंत सुनिश्चित है। जिस दिन यूक्रेन पर रूस की फौज ने आक्रमण किया, उसी दिन क्राइमिया के पास मोस्कवा को काला सागर में तैनात कर दिया गया। काला सागर की यूक्रेन की पूरी सीमा पर एक तरह से रूस ने कब्जा कर लिया था।
और कहा जाता है स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन के जिस जहाज पर कर्मचारियों को सरेंडर का मौका दिया गया था और जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई, उस जहाज का सामना रूस के मोस्कवा से ही हो रहा था। लेकिन अब खबर है कि मोस्कवा का अंत हो चुका है। 49 दिनों तक रूस के लिए काला सागर में दीवार बनकर रहने वाला मोस्कवा जहाज ढेर हो चुका है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि उनकी एक मिसाइल ने मोस्कवा को ढेर कर दिया। यूक्रेन की फौज ने ही प्लेटफॉर्म पर इस खबर को फैलाया। उनका दावा है कि एक मिसाइल ने सीधा मोस्कवा को निशाना बनाया। मिसाइल के हमले से जंगी जहाज मोस्कवा को इतना नुकसान पहुंचा कि उसका बचना मुमकिन नहीं रहा। हालांकि रूस की फौज का दावा बिल्कुल उल्टा है। रूस का कहना है कि मोस्कवा जहाज पर तकनीकी खामी की वजह से आग लगी। आग लगते ही इमरजेंसी प्रोटोकॉल का पालन हुआ। मतलब ये कि जहाज पर मौजूद स्टाफ को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि चाहे हादसा हो या हमला हो, रूस के लिए मोस्कवा का जाना बड़ी अनहोनी जरूर है। लेकिन अगर यूक्रेन के दावे को सही समझा जाए तो ये हमला जिस मिसाइल से किया गया उसका नाम है नेपच्यून। ये एक खतरनाक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है और 2020 से ही यूक्रेन की फौज के पास नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम मौजूद है। किसी भी दुश्मन के जहाज पर हमला करने के लिए ये अपने ही रडार का इस्तेमाल करती है ताकि निशाना एकदम सटीक हो। खुद रूस की सेना से जुड़ी जानकारियां देने वाली कुछ ऐसी एजेंसियां बताती हैं कि नेपच्यून एक खतरनाक मिसाइल सिस्टम है और इसमें एक मिसाइल सिस्टम में 6 लॉन्चर हैं। हर लॉन्चर से एक साथ 4 मिसाइल दागी जा सकती है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना ने बमबारी कर रहे रूसी विमान को मार गिराया है, जबकि इस जवाबी हमले में घायल हुए उसके पायलट को पकड़ लिया गया। हालांकि हमला किस इलाके में हुआ इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जंग के मैदान में जो कुछ हुआ उसका वीडियो यूक्रेन ने जारी किया, जिसमें रूसी बमबारी की वजह से एक रिहायशी इलाका धधकता दिखा। बम गिरते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद आग के शोलों के साथ धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आया। लेकिन कुछ ही देर बाद हवा में लहराता हुआ एक रूसी विमान धुआं छोड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। दावा किया गया कि इसे यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया, जो जमीन पर गिरते ही तबाह हो गया और उसका मलबा चारों तरफ फैल गया। इस बीच विमान का पायलट जो बमबारी कर रहा था, वो विमान के गिरने से पहले ही पैराशूट की मदद से कूद गया। हालांकि जान बचाने की इस कोशिश में वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे यूक्रेन की सेना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के एक आधुनिक BMP-3 टैंक पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन की सेना की तरफ से सबूत के तौर पर इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिनमें यूक्रेन के कुछ सैनिक रूस के टैंक के पास दिखाई दिए। एक सैनिक तो टैंक के ऊपर चढ़ा नजर आया। इसके बाद वो टैंक के अंदर से रूसी सेना की वर्दी, उनके बैग, हथियार समेत कई दूसरी चीजें निकालकर बाहर सड़क पर फेंकता दिखाई दिया। जबकि यूक्रेन का एक सैनिक सड़क पर बैठकर एक रूसी सैनिक की वर्दी में रखी गोलियों से भरी मैगजीन निकालता नजर आया। एक के बाद एक उसने कई मैगजीन निकाली और फिर उन्हें एक बैग में रख दिया। यूक्रेन ने इसे अपने सैनिकों की एक बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि लेजर गाइडेड मिसाइल और आधुनिक गन से लैस रूस के ये बेहद आधुनिक टैंक पल भर में दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। उधर रूस की सेना ने यूक्रेन के खार्किव में जबरदस्त बमबारी की। शहरों के अलग अलग इलाकों में कुछ जगहों को रूस के सैनिकों ने अपने निशाने पर ले लिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें साफ दिखा कि रूसी फौज ने कहीं किसी इमारत पर बम बरसाए तो कहीं किसी पार्क पर बमबारी की। हमलों का सिलसिला शुरू हुआ तो थमने का नाम दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दिया। इससे पहले कि एक जगह पर हुए धमाके को कोई समझ पाता, तब तक उससे कुछ ही दूरी पर एक दूसरे धमाके ने सबको दहलाकर रख दिया। हमले में वो सभी इमारतें और दूसरी जगहों का जैसे नामो निशान ही मिट गया। जो तस्वीर सामने आई उनमें एक इमारत तो बमबारी में ऐसे ढह गई जैसे कागज से बनी कोई चीज। बाद में वहां लगी आग को बुझाने के लिए दमकल के कर्मचारी पहुंचे ताकि वो आसपास न फैले। मतलब अपनी चेतावनियों का स्वीडन और फिनलैंड पर कोई असर पड़ता न देख पुतिन के खासम खास और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु हथियारों के जखीरे का जिक्र छेड़कर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। उन्होंने दो टूक कहा कि उनके दोनों पड़ोसियों के नेटो से जुड़ने पर यूरोप के सुरक्षा के समीकरण बिगड़ेंगे, जिसे सुधारने के लिए रूस को इलाके में अपने परमाणु हथियार भी तैनात करने पड़ेंगे। मतलब पुतिन के सिपह सालार ने सीधे सीधे परमाणु जंग की धमकी ही दे डाली, ताकि फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश जिनके पास परमाणु हथियार तो दूर,
रूस का सामना करने की सैन्य ताकत ही नहीं है, वो नेटो से जुड़ने का ख्याल अपने जहन से निकाल दें। दिमित्री मेदवेदेव रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि अगर दोनों देश नेटो से जुड़े तो रूस भी हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा और अपनी सुरक्षा के लिए बाल्टिक सागर में अपने परमाणु हथियार उतार देगा और तो और अपनी सेनाओं की तैनाती भी बढ़ाएगा। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, जिसके इर्द गिर्द स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क जैसे देश आते हैं। असल में स्वीडन और फिनलैंड रूस के दोनों ही पड़ोसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही कभी भी किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं रहे। मतलब दोनों हमेशा तटस्थ रहे, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तो दोनों देशों ने नेटो से जुड़ने का मन बना लिया। मतलब अमेरिका की टीम में शामिल होने का फैसला कर लिया। अब रूस कैसे अपने पड़ोसियों को अपने दुश्मन अमेरिका के पाले में जाने दे, इसलिए वो लगातार स्वीडन और फिनलैंड को नेटो से दूर रहने की धमकी दे रहा है। दिक्कत यह है कि रूस अपनी पश्चिमी सीमा पर नेटो देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड नेटो के सदस्य हैं। गिनकर बस फिनलैंड, स्वीडन, बेलारूस और यूक्रेन ही है जो नेटो का सदस्य नहीं है। यूक्रेन की जंग छिड़ते ही अमेरिका की कमजोरी दुनिया के सामने आ गई। सुपर पावर अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी बनता दिख रहा है तेल। लेकिन इस कमजोरी को दूर करने के लिए बाइडेन को खून का घूंट पीना पड़ सकता है। खबर है कि ईरान के कच्चे तेल पर अमेरिका की नजर है। लेकिन ईरान से तेल लेने के लिए अमेरिका को एक दुश्मन से हाथ मिलाना होगा। पिछले 5 दशक से चल रही अदावत को भूलना होगा। बाइडेन को वो करना होगा जो करने के बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मतलब ये कि पुतिन को टक्कर देने के लिए बाइडेन वो कर सकते हैं जिसकी उम्मीद तो क्या, कल्पना करना भी मुश्किल है। क्योंकि ईरान ही वो मुल्क है जो फिलहाल अमेरिका के काम आ सकता है। अमेरिका को कच्चे तेल और नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा स्टॉक चाहिए, वो भी बहुत ही कम वक्त में, ताकि रूस पर यूरोप की निर्भरता को कम किया जा सके और रूस को आर्थिक प्रतिबंधों की तपिश महसूस करवाई जा सके। लेकिन अमेरिका अब तक न तो यूरोप से रूस को अलग कर पाया है और न ही रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ी चोट कर पाया है, जिसकी साफ वजह है कच्चा तेल और नेचुरल गैस। यूरोप की मजबूरी है कि उसे रूस से ही कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदना है। अमेरिका की अपील मानकर रूस से कारोबारी रिश्ते बंद तो किए जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका के पास यूरोप को देने के लिए तेल और गैस नहीं है। मतलब ये कि यही कच्चा तेल और नेचुरल गैस पुतिन की सबसे बड़ी ताकत है और बाइडेन की सबसे बड़ी कमजोरी। हालांकि खबर ये है कि बाइडेन अपनी इस कमजोरी पर बहुत तेजी से काम करना चाहते हैं, जिसे पिछले कई दशकों से अमेरिका दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताता रहा है। अब तक ईरान पर बाइडेन की नीति में भी नरमी के कोई संकेत पहले कभी नहीं मिले थे। लेकिन अब ईरान पर बाइडेन इतने बड़े यू टर्न पर विचार कर सकते हैं जिसकी पहले कभी उम्मीद भी नहीं की गई। लेकिन खबर ये है कि ईरान भी इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। ईरान भी अपनी शर्तों का मसौदा तैयार कर चुका है। वो शर्तें जो अमेरिका की तेल और गैस की डील से पहले रखी जाएंगी। सबसे पहली शर्त ये होगी कि अमेरिका ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटा ले, ताकि ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। लेकिन ये शर्त मान लेना भी कोई आसान बात नहीं है। अगर आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं, बल्कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर भी पड़ेगा। इसका मतलब साफ होगा कि बाइडेन के लिए ईरान से किसी भी तरह की सौदेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका में कुछ ही महीनों में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, जिनमें बाइडेन के सामने एक बार फिर लोगों का भरोसा जीतने की बड़ी चुनौती होगी। चुनाव में जाने से पहले ही बाइडेन के लिए यूक्रेन जंग गले की हड्डी बन चुकी है। ऊपर से अगर ईरान पर नरमी बरती गई तो इसे अपने आप में अमेरिका की बड़ी हार के तौर पर देखा जाएगा। माना यही जाएगा कि लंबे वक्त तक प्रतिबंध लगाने के बाद भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और आखिरकार अमेरिका ने ही हार मान ली। अगर ईरान से डील नहीं होती है तो पुतिन के सामने सुपर पावर अमेरिका का सरेंडर दिखने लगेगा। बाइडेन की यही मजबूरी ईरान के लिए मोलभाव का मौका बनी हुई है। ईरान अमेरिका से वो सब कुछ करवाना चाहता है जो वो करवाना चाहता है। असल में अमेरिका अपने रिजर्व तेल भंडार को खर्च नहीं करना चाहता। ऐसे में जब उसने रूस पर प्रतिबंध लगाया तो तेल के लिए ईरान की तरफ हाथ बढ़ाया। ईरान अमेरिका की इस मजबूरी को समझ गया और उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। ऐसे में बाइडेन अपनी ही चाल में
फंसते नजर आ रहे हैं। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार खुलकर तेल के अर्थशास्त्र पर बात की। आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस का कच्चा तेल कहां जाएगा और कैसे जाएगा, रूस ने दुनिया को अच्छी तरह समझा दिया और साफ संकेत दे दिया कि प्रतिबंधों के आगे रूस का झुकने का कोई इरादा नहीं है। रूस ने साफ कर दिया कि उसके पास प्रतिबंधों से निपटने का पूरा प्लान तैयार है। असल में रूस को सबसे ज्यादा तकलीफ आर्थिक प्रतिबंधों से नहीं, बल्कि कच्चे तेल पर लगे बैन की वजह से हुई। लेकिन पुतिन के बयान से साफ हो गया कि उनकी तैयारी इससे आगे की है और ये साफ कहा कि उनके देश को इस फैसले से तकलीफ जरूर होगी, लेकिन इस तकलीफ का हल भी उन्होंने निकाल लिया। मोटे तौर पर इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 2 रास्ते निकाले हैं। पहला तो ये कि अपने देश में तेल की खपत बढ़ाई जाए। तेल की खपत बढ़ाने के लिए रूस अपने देश में कई तरह के उद्योगों